वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री करीब 30,000 मतों से चंपावत चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो खुद प्रचार के लिए चंपावत भी जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो कृषि क्षेत्र में लगातार आमूल-चूल परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र को विकसित करने को लेकर काम भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि किसानों को दे रही है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड के 2000 किसानों को भी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी 30,000 से अधिक मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। मैं खुद अभी वहाँ चुनाव पर हम प्रचार में जा रहे हैं। इस प्रकार की उनकी कार्य करने की शैली है। वो भी अन्य दलों के लोग भी आकर कह रहे हैं कि क्योंकि एक मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, पुष्कर जी हम आपको वोट करेंगे। अभी मैं वहाँ पर था तो एक वहाँ के चेयरमैन वहाँ पर आए हुए थे, कई कांग्रेस के और लोग भी आ रखे थे। सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी सीट को। कांग्रेस ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। कांग्रेस तो सरकार ही बना रही थी। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी काम करती है और वोट जो है काम को मिलता है। अब पुष्कर सिंह धामी के काम को वोट मिलेगा और इस सीट को भारी मतों से। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। जिस प्रकार किसान सम्मान निधि केंद्र द्वारा दी जा रही है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया, जिसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में हुआ है, शीघ्र ही विधानसभा सत्र में उसको पास करके हम उसको लागू करेंगे और किसानों का आय बढ़ेगी, किसानों का सम्मान बढ़ेगा। और साथ ही हम हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में नए नए प्रयोग हम कर रहे हैं। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कीवी, जो कि बहुत महंगा बिकती है, अभी मैं टिहरी में एक बैठक ले रहा था, अभी 5,500 से अधिक पौधे वहाँ पर कीवी के लगे, क्योंकि एप्पल में हम कश्मीर और हिमाचल को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कीवी के क्षेत्र में विश्वास करता हूं कि 3 साल के अंदर हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे। विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और वहीं चंपावत उपचुनाव के तारीख के ऐलान के बाद से ही जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत को लेकर काम की योजनाएं बना रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चंपावत उपचुनाव में जीत को लेकर खुद को आश्वस्त बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 3 विधायकों ने पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फाइनल रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है और जल्द ही नामों पर चर्चा होने के बाद से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। और वहीं चंपावत विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर पहले चुनाव लड़ चुके हिमेश खरकवाल से भी कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि वो दोबारा से चुनाव लड़ें। हालांकि हिमेश खरकवाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान का आदेश जो है उसके इंतजार के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरी ताकत चंपावत में झोंकी जाएगी और कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत दिलाई जाएगी। कर रही है। हमने अपने 3 अभी विधायक वहाँ भेजे थे, तीनों वहाँ काम करके आए हैं। यशपाल आर्या जी भी बहुत जल्दी, उनकी पत्नी के स्वास्थ्य खराब है, वो भी जल्दी जाने वाले हैं। हरीश रावत जी भी वहाँ डेरा डालेंगे। आदरणीय प्रीतम सिंह जी गोदियाल जी से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं स्वयं वहीं रहूँगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, NSUI के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ और सेवा दल के लोग वहाँ काम करने वाले हैं। तो कहीं हम किसी चीज़ में पीछे नहीं रहने वाले, केवल एक ही चीज़ में रहेंगे, प्रशासन जरूर बीजेपी के साथ खड़ा होगा और उनसे मुकाबला हमको दोनों फ्रंटों में करना है, प्रशासन से भी और बीजेपी से। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ये चुनाव चुनौती भी है और मेरे को लगता है कि हमारे लिए बहुत कठिन भी नहीं होगा, क्योंकि लगी हुई विधानसभा को छांटना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति में कमजोरी मैं देखता हूं, क्योंकि बगल में ही 5 साल विधायक रहते हुए और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद खटीमा ने हराया है। उसका असर बनबसा में भी होगा और टनकपुर में भी होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। दोनों राज्यों के बीच 3 दशक से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा अतिथि गृह की चाबी सौंपी। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हरिद्वार में नवनिर्मित भव्य भागीरथी भवन का लोकार्पण भी किया। मां गंगा के तट पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बताया है। उन्होंने कहा कि मां गंगा भारत के जीवन धारा की आत्मा है। गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती हैं।
प्रधानमंत्री जी ने हमें विवादों को संवाद से सुलझाना सिखाया है और इसी भावना के साथ दोनों राज्यों के बीच विवादों का समाधान होना संभव हुआ है। तो उत्तराखंड को अलकनंदा आवास मिला है। यूपी के हिस्से में भागीरथी आवास आया है, जिसका आज उद्घाटन सीएम ने किया है और साथ ही इस दौरान पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दशकों पुराने विवाद का आज समाधान हुआ है। उत्तराखंड को अलकनंदा आवास मिला है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हिस्से में भागीरथी आवास आया है, जिसका आज उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, साथ ही तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार में साधु संतों को भी इस दौरान आमंत्रित किया गया था। आतिथ्य सत्कार का, उत्तराखंड की परंपरा का, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना होगा और पूरा देश आना चाहता है। यानी आप 4 धाम की 6 महीने की यात्रा में ही देखेंगे इतना कुछ आप लोग यहां के माध्यम से समृद्धि ला सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत कुछ संभावनाएं। और फिर मैं उत्तराखंड की जब बात करता हूं तो उत्तराखंड में हर सीजन में अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं। मैं जब 4 धाम की यात्रा बंद होगी तो आपके कुमाऊं से जुड़े हुए नैनीताल और वहां के जो हिल स्टेशन है, जोशीमठ से जुड़े हुए जो आपके हिल स्टेशन है, या उत्तराखंड के जो अन्य उच्च हिमालय से जुड़े हुए जितने हिल स्टेशन है, ये सब फिर उसके लिए पलक पावड़े बिछा करके लोगों के लिए तैयार होते हैं कि लोग अगर पर्यटन के रूप में, श्रद्धा के रूप में आना है तो यहाँ के हर एक जगह, हरिद्वार से लेकर के 4 धाम की यात्रा पर, हर एक डांडे पर और हर एक महत्वपूर्ण स्थल पर जो देव मंदिर हैं, शिवालय हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, आप इनका दर्शन करिए। आज वापस टूटी बंटवारे के रूप में उधर भागीरथी पर्यटक आवास मेरा प्रारंभ हो गया और अलकनंदा पर्यटक आवास जो है उत्तराखंड को मिल गया। इस अवसर पर आज मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय महाराज जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि पिछले लंबे समय से ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति का मसला अटका हुआ है। वहीं कोशिश ये की गई है कि किसी तरह से ये मसला सुलझ जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं परिसंपत्ति की तो 2 प्रदेशों के बीच में तो ये मामला अटका ही था, लेकिन ये मामला कोर्ट में भी जा पहुंचा था और कोर्ट में भी लगातार इसको लेकर दोनों पक्ष जो है, दोनों राज्य अपनी तरफ से रख रहे थे। लेकिन अब जो है ये मामला सुलझ चुका है। आपको दिखा सकते हैं थोड़ा सा मामला अगर बात करें तो एक होटल जो है वो उत्तराखंड को मिल चुका है। योगी आदित्यनाथ भी जो है यहाँ पर अभी अभी आए थे। आज जो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, साथ ही उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री की करें पुष्कर सिंह धामी, दोनों ने मिलकर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत अब होटल का जो है वो बंटवारा कर दिया। अलकनंदा जो होटल है वो अब उत्तर प्रदेश की जगह अब उत्तराखंड को मिल गया है। उसकी जगह उत्तर प्रदेश ने जो है, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड ने जमीन दी है। वहीं एक नया होटल जो है भागीरथी, आप देख सकते हैं कि एक भागीरथी होटल अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यहां से जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या कहें दोनों प्रदेशों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जो है वो उसकी ही कामयाबी ये है कि आखिरकार जो ये लंबा मसला जो इस होटल को लेकर अटका हुआ था वो सॉल्व हो गया है। इसको लेकर अगर खासतौर पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिस तरह का ये मामला अटका हुआ था पिछले 21 सालों से, वो अब जिस तरह से सुलझा है वो बहुत अच्छा है और अब हमें उत्तराखंड सरकार ने जमीन दे दी है और उस जमीन में हम जल्द ही एक नया होटल बनाएंगे। लेकिन एक भागीरथी जो पर्यटक आवास गृह है, इसका उद्घाटन भी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मिलकर किया है। ये भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं जब हम हरिद्वार की बात करते हैं तो पूरे साल यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो अलकनंदा हमारे पास था अभी तक वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट का सौदा था, लेकिन अब हमने उसको जिस तरह से उत्तराखंड को दे दिया है तो उत्तराखंड इसमें प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन
उत्तर प्रदेश के लिए भी इस तरह का एक आलीशान होटल अगर कहें जो हरिद्वार आता है, जो पर्यटक उत्तर प्रदेश से अगर जो उत्तराखंड में आता है, अलग अलग जगह घूमना चाहता है, वो आकर यहाँ पर भी रुक सकता है। इस होटल की अगर बात करें, काफी आलीशान होटल तो है ही, कई सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें सुविधाओं की। अगर हम बात करें तो जिस तरह से 10 वातानुकूलित जो है इसमें कक्ष बनाए गए हैं, यानी कि इस एयर कंडीशनर जो है इसमें पूरे के पूरे रूम हैं। 90 जो है इसमें डबल बेड कक्ष हैं वातानुकूलित जो है इसमें, यानी कि एसी जो है रेस्टोरेंट है जिसमें 80 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। उसके साथ ही एक बैंक्वेट हॉल भी है, 150 व्यक्ति जो है उसमें एक साथ रह सकते हैं, यानी मौजूद रह सकते हैं। उसके साथ ही 150 जो है इसमें गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, इतनी पार्किंग यहाँ पर मौजूद है। और इंटरकॉम, जो टीवी जो होता है, वाईफाई, ये सब तो यहाँ पर मौजूद ही है। और बहुत ही बगल में यहाँ पर जो है त्रिवेणी घाट भी है। और बिल्कुल बगल में जो है यहाँ पर अगर बात करें तो जो दर्शन करना चाहते हैं माँ गंगा के, तो बिल्कुल यहाँ पे नजदीक में ही है। और वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर हेली सेवाओं ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। 6 मई को बाबा के कपाट खुलते ही हेली कंपनी अपनी उड़ान शुरू कर देंगी। वर्तमान में केदारनाथ के लिए 9 हेली सेवाएं संचालित हैं, जिनमें गुप्तकाशी से 2, फाटा से 4 और शेरसी से 3 कंपनियां हेली सेवाएं दे रही हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम सभी हेली कंपनियों के हेलीपैड समेत सुरक्षा संबंधी मानकों को देखने के बाद हेली सेवाओं को संचालित होने की परमिशन देंगी। और वहीं चंपावत के नवनियुक्त जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने गुरुवार को चंपावत जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल भी जाना और इसके साथ ही उन्होंने चंपावत जिला अस्पताल की सभी वार्डों में डोर टू डोर समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए लोगों को हर संभव इलाज देने के निर्देश दिए। और वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर जिला अस्पताल के पीएम को विशेष निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में हर प्रकार की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इस दौरान जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया। कोविड के जैसे केसेस पूरे देश में भी हल्के राइजिंग पे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं बढ़ रहे हैं, बट इसके सापेक्ष हमने निरीक्षण किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, और यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का लगभग 2 घंटे से हमने निरीक्षण किया है। और जो हमको कमियाँ लगी हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना है तो वो डिस्ट्रिक्ट द्वारा या स्टेट द्वारा किया जाएगा। और जो बाकी मैनेजमेंट की हैं, उनकी सफाई व्यवस्था है जैसे, या जो स्पेस मैनेजमेंट है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल कैसे बनेगा, इस पर काम किया जाएगा। और वहीं नगर पालिका डोईवाला के सफाई निरीक्षक सचिन रावत और प्रमित कुमार ने भाईनावाला बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का ग्लास, चम्मच और अन्य डिस्पोजल का सामान बरामद किया है। साथ ही सामान को जब्त कर आरोपी का चालान भी काटा है। इस मौके पर सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग जानबूझकर नियमों को अनदेखा कर लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ कर सिंगल यूज प्लास्टिक सामान की बिक्री कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि मुखबिर की सूचना पर नगरपालिका की टीम ने प्लास्टिक का सामान सप्लाई करते हुए छोटे हाथी को पकड़ा और उस गाड़ी में लगभग 7 पेटी प्लास्टिक के ग्लास और अन्य सामान को बरामद किया है। तो उत्तराखंड के डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में यहां पर प्लास्टिक के सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी का इस दौरान चालान भी काटा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर ये उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर यहां बैन लगा हुआ है। इस दौरान बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के ग्लास, डिस्पोजल और तमाम चीजें प्लास्टिक की जो बैन की गई हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई। ये मुखबिर की सूचना पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई। उसके क्रम में मैं और दूसरे जो सफाई निरीक्षक प्रवीण जी द्वारा इस विक्रम का पीछा करते हुए इसको भानेवाले में पकड़ा, जहाँ पे कुछ माल उतार रहा था। तो गाड़ी की चेकिंग के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक की भारी मात्रा मिली, जिसको हमने जब्त कर लिया और इस पर अभी चालानी कार्रवाई। कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ें और आप जो कपड़े के या जूट के थैले हैं उनका प्रयोग करें। कागज़ के गिलास जो सरकार कह रही है निरंतर, उसका प्रयोग। और वहीं एक और जहां सरकार शहीदों के गांव घर की मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है, वहीं शहीद की शहादत को सम्मान दिया जा रहा है। शहीदों के नाम पर स्कूल, सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है।
मेमोरियल बनवाकर शहीदों को याद किया जा रहा है। और वहीं चमोली जिले के थराली विकासखंड के सुनाव निवासी एक पूर्व सैनिक महावीर सिंह भी हैं, जो अपने भाई की शहादत को सम्मान दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन आज तक भी ना तो इन पत्रों का कोई जवाब आया है और ना ही उनके शहीद भाई की शहादत को उचित सम्मान मिल सका है। और अब उन्होंने दोबारा उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय से उनके गांव में शहीद सैनिक की स्मृति में मेमोरियल बनवाने और साथ ही सुनाव स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का नाम रखने की गुहार लगाई है। शहीद केशर सिंह भंडारी के भाई महावीर भंडारी मेमोरियल के लिए जमीन तक दान करने के लिए तैयार है, ताकि उनके शहीद भाई की शहादत को सम्मान मिले और उन्हें याद किया जा सके। बड़े भाई जो है 1963 की लड़ाई में 1963 में भर्ती हुए थे 8 रेजिमेंट, और 1965 में अविवाहित खत्म हो गए, जैसे भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए। उनके नाम से अभी तक ना मेमोरियल बना है ना कुछ हुआ है। पहले कोई पत्राचार आपने भी पत्राचार बहुत कर चुका हूँ। आज भी आपने उपजिलाधिकारी विज्ञापन दे दिया है। मेरी मांग है कि वहाँ पर कुछ बनाया जाए या स्कूल का नाम शहीद के नाम से हो। और वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों लगभग ऊर्जा निगम ने बिजली की रिकॉर्ड 48.32 मिलियन यूनिट डिमांड रेज अपेक्षित की। बिजली खरीदने के बावजूद 3.5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी देखी गई है, और जिस वजह से पिछले सप्ताह प्रदेश भर में बिजली की कटौती भी हुई। ग्रामीण कस्बों और छोटे शहरों में 2 से 4 घंटे तक की बिजली कटौती देखने को मिली है, और वहीं छोटे कस्बों में 1 घंटे, फर्नेस इंडस्ट्रीज में 4 घंटे से 5 घंटे की कटौती। और हालांकि ऊर्जा निगम का यह दावा है कि अब बिजली कटौती पर नियंत्रण कर लिया गया है। उत्तराखंड की स्थिति 10-15 दिन पहले यहाँ भी काफ़ी कटौती की स्थिति बन रही थी, लेकिन यूपीसीएल के साथ लगातार हमने मॉनिटरिंग किया है और कुछ उनको पावर परचेज के लिए ओपन हैंड दिया है। उसके बाद से स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। पिछले 3 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के कंज्यूमर के ऊपर कटौती नहीं है, और इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम तो हम 1 हफ्ते पहले सॉल्व कर चुके थे। और पिछले 2 दिन से हमारी इवन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की भी कोई कटौती नहीं की जा रही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर एआरटीओ ने स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों में अनियमितताएं पाए जाने और एआरटीओ ने 20 स्कूली वाहनों के चालान किए हैं, और वाहन चालकों को सभी मानक पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल आने और जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों को बेहतर करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन वाहन स्वामी उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। और वहीं उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए काशीपुर एआरटीओ आश्रित कुमार झा ने बाजपुर के दोराहा रूट पर स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। धन्यवाद। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आज जो विशेष रूप से जो है स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि बार बार शिकायत क्षेत्र में मिल रही है कि यहाँ पर जो है अनधिकृत रूप से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और स्कूली बच्चों को उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वाहन के जो है सभी प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए, चालक परिचालक वर्दी में होने चाहिए, बस का कलर जो है वो वाहन का पीला रंग का होना चाहिए, खिड़कियों पर जाली होनी चाहिए। तो इसके विरुद्ध जो भी कमी पाई गई उसको सुसंगत धाराओं में चालान किया गया। और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिलाधिकारी देहरादून, जिले के पुलिस कप्तान सहित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और वहीं इस मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था, यात्रियों की सहूलियत, अतिक्रमण को कड़ाई से हटाने, संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने और साथ ही शनिवार को स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी विभागों को व्यवस्था चाक चौबंद करने और परिवहन विभाग में दलाली खत्म करने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ ऑफिस के बाहर गाड़ियों की कतार किसी भी सूरत में ना लगे। और वहीं 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए
बैठने की व्यापक व्यवस्था, पीने के लिए पानी और साथ ही तमाम जो चीजें हैं उनका इंतजाम करने के लिए कहा गया। देखिए, ऐसा है कि चार धाम यात्रा व्यवस्थित हो, इसके लिए हम लोग बार बार चिंतित हैं। अपनी बैठकें इसलिए कर रहे हैं और इसीलिए आज मैंने अपने संबंधित तमाम अधिकारियों को, चाहे हमारे ज़िले के अधिकारी हों, चाहे हमारे एसएसपी हों, अन्य तमाम संबंधित, चाहे आरटीओ से संबंधित हमारे अधिकारी हों, नगर निगम के, सभी को बुलाया और एक ही बात कही है, कैसे हमारी यात्रा स्मूथली चले। उसमें ट्रैफिक भी आता है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी आता है, उसमें उनकी बैठने की, रहने की, पानी की और शौचालय की तमाम व्यवस्थाएं उसमें आती हैं। सभी पे बहुत बारीकी से मैंने बातचीत की है और आज भी की है। इससे पहले मैंने शहरी विकास से संबंधित जितने मेरे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत मेरे इस यात्रा के जो क्षेत्र हैं उसमें आ रहे हैं, उस पर भी उनसे बैठक ली थी। उस टाइम भी बहुत बड़ी बैठक मैंने ली थी। और वहीं उत्तराखंड के कृषि, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी टिहरी भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान नरेंद्रनगर विधानसभा में उन्होंने हिंडोला खाल में मौजूद ग्रोथ सेंटर और साथ ही कंजापोरी क्लस्टर स्वायत्ता सहकारिता अगरलाखा का निरीक्षण किया। आपको जानकारी दे दें, कुंजापुरी क्लस्टर के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायतों में 61 महिला समूह पंजीकृत हैं, जिनमें 347 महिलाएं उक्त क्लस्टर्स के अंतर्गत कार्य करते हुए स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रही हैं। और वहीं इस मौके पर सूबे के मंत्री ने ग्रोथ सेंटर और कुंजापुरी क्लस्टर स्वायत्त सहकारिता से जुड़ी महिलाओं से उनके स्थानीय उत्पादों की खास जानकारी ली और इस बात पर प्रसन्नता भी जाहिर की कि महिला समूह स्थानीय उत्पादों को प्रोसेस कर मार्केटिंग करते हुए स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हम आत्मनिर्भर तब होंगे जब किसान मजबूत होगा, मातृशक्ति मजबूत होगी और दिशा में क्लस्टर के माध्यम से हमारी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी जानकारी मुझे मिली कि 350 से भी महिलाएं क्लस्टर के माध्यम से इस योजना से जुड़ी हैं और अपने उत्पादों को प्रोसेस करके मार्केट में ला रही हैं और उनकी आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन ही बन गई है। समूह का क्लस्टर है, माल भंडारण क्लस्टर यहाँ पर है, जिससे कि 65 के आसपास जो हमारे स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए हैं, कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और बृहद स्तर पर ये अपने उत्पादों को भी पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम भी अपने एंड से मशीनों के द्वारा जो सहयोग दे रहे हैं, उसमें माननीय मंत्री जी के आगमन से हमको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ बाबा की डोली पहुंचेगी। कल सुबह शुभ मुहूर्त में केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और वहीं खास फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है। पर्वतराज हिमालय की गोद में भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली सैकड़ों भक्तों और आर्मी की बैंड धुनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंच गई है और मंदिर समिति द्वारा बाबा केदारनाथ के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजा दिया गया है। केदारनाथ यात्रा को लेकर स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज में भारी उत्साह नजर आ रहा है और यात्रा पड़ाव पर भी रौनक लौटने लगी है। कल सुबह 6:25 पर भगवान केदारनाथ के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।